हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे नई वीडियो में। तो बच्चे लोग, आज हम जो है 12th क्लास के फिज़िक्स का यूनिट 1 जिसका पार्ट 2 जो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी का एक टॉपिक करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। बच्चों क्या है? ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो जो एक डायपोल होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल, कोई भी डायपोल, उसकी हम इक्वेटोरियल, बच्चों इक्वेटोरियल क्या होती है? इक्वेटोरियल बच्चों लाइन एक ऐसी होती है जो आपका डायपोल है, जैसे कि ये डायपोल मान लीजिए, ठीक है, इसके सेंटर से, क्या बच्चों, इसके सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो आपकी इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्या है कि ऐसे ही आपके पास ये डायग्राम है इसका इक्वेटोरियल लाइन का, जिसके अंदर आपके पास क्या है कि एक डायपोल है, ठीक है, ए और बी एक डायपोल है, जिसका आपके पास क्या है, माइनस क्यू और पॉजिटिव क्यू दो चार्जेज हैं, ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ आपके पास 2d है। क्या है? 2d है, ठीक, 2d है आपके पास। और इसका मान लीजिए आपके पास यहाँ पे जो इसको सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन पे आपके पास एक पॉइंट P है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस P पॉइंट पे, किसके कारण? इस Q चार्ज के कारण बच्चों। क्या करेंगे? इस Q चार्ज के कारण। उसके बाद क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से देखते हैं आगे क्या करना है। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आप ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको क्या क्या करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो बच्चों, किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। बच्चों क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। क्या है? चार्ज माइनस क्यू, यानी कि जो यहाँ पे जो आपको माइनस क्यू चार्ज दिखाई दे रहा है, इसके कारण पॉइंट P पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास होता है E = KQ अपॉन x का स्क्वायर। बच्चों क्या है? KQ अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो चलिए इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास x क्या है बच्चों? x है आपका डिस्टेंस, किसका? उस चार्ज से उस पॉइंट का, जहां पे हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बच्चों, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? E = आपके पास E1 नाम दे देते हैं हम इसको, E1 नाम दे देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? KQ अपॉन जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? तो निकालेंगे ये डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपके पास D लेंथ है इधर, और इधर R है बच्चों। तो इसका हाइपोटेन्यूज से निकाल लेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका आएगा आपके पास AP की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी √D² प्लस R²। बच्चों क्या आ जाएगी? √D² प्लस R², ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। चलिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, √D² प्लस R² का होल स्क्वायर। बच्चों क्या है? पूरे का स्क्वायर रूट और फिर उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? E1 की वैल्यू क्या आएगी भाई? E1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास E1 = KQ अपॉन D² प्लस R²। बच्चों क्या आ जाएगी? D² अपॉन R²। सिमिलरली हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू। क्या है? ड्यू टू पॉजिटिव क्यू, तो वो उसको नाम दे देते हैं E2 बच्चों, ठीक है। अभी देखो E2 निकालेंगे। E2 निकालने के लिए सेम टू सेम अपना फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। KQ जो आपका डिस्टेंस है वो भी सेम रहने वाला है, क्योंकि ये भी D है, ये R है, तो दोनों जो साइड्स हैं वो सेम रहेंगी। तो आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा? D² प्लस R² होल स्क्वायर का और स्क्वायर रूट और फिर उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। आपका कैंसर क्या आ जाएगा? E2 = KQ अपॉन D² प्लस R²। अभी भी देखो बच्चों, इनकी डायरेक्शन देखते हैं हम। क्या देखते हैं? इनकी डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन देखोगे बच्चों, तो ये जो माइनस क्यू है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी होंगी पिछली वीडियो में, तो वहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या बताता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से तो निकलती हैं। क्या करती हैं? पॉजिटिव से निकलती हैं, और नेगेटिव के अंदर,
नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती हैं, यानी कि यहाँ से निकल के इसके अंदर नेगेटिव में जाके खत्म हो जाते हैं। तो इसके अंदर उस हिसाब से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू पॉजिटिव इसके दूर और नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बन जाएगी? इसकी साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे अलोंग, क्या लिखेंगे? अलोंग पी ए। क्या लिखेंगे बच्चों? अलोंग पी ए। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन अगर पता करेंगे E2 की, तो E2 के पास यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो इससे दूर जाएगी। क्या जाएगी? दूर जाएगी, दूसरी साइड जाएगी अपोजिट साइड में। तो इसका अपोजिट साइड में जाएंगे तो इसका लिख देंगे, ये जो इसका अपोजिट डायरेक्शन ये है, तो इसका क्या आ जाएगा? BP, अलोंग BP या अलोंग BM, अलोंग BP। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर आप यहाँ पे PA है और यहाँ पे BP है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे PA और AP बराबर नहीं है, ये ध्यान रख लेना है। आपको क्या समझ में आना चाहिए? जो P है वो पहले आ रहा है और A बाद में आने, यानी कि P से A की तरफ आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? ये जो डायरेक्शन आपकी B से M की तरफ जा रही है, B से P की तरफ जा रही है बच्चों। ठीक है, ये था इसके अंदर। आगे देखो बच्चों, आगे क्या है आपके पास? आगे हम निकालेंगे इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या क्यों निकालने की जरूरत है? रिजल्टेंट निकालने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन गए, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे इसको, तो इसके अंदर एक तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ये नीचे वाला जो कि इधर है। ठीक है, और दूसरा कौन सा बन गया? दूसरा बन गया भाई ये जो कि इधर जा रहा है। तो हमें इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम निकालेंगे ये, क्या निकालेंगे? ये। तो इसको क्या करते हैं? इन दोनों वेक्टर्स को हम एक इनके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये दोनों, ये जो कॉस कंपोनेंट आएगा वो इस साइड आ जाएगा और साइन कंपोनेंट एक ऊपर, साइन कंपोनेंट एक नीचे। जैसे कि आप सभी को पता है जो E1 और E2 की वैल्यू दोनों बराबर हैं, तो E1 साइन थीटा से E2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास केवल क्या बच जाएगा? E1 कॉस थीटा बच जाएगा बच्चों। क्या बच जाएगा? E1 कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है, E1 कॉस थीटा बच गया। तो आगे क्या करना है आपको? E1 कॉस थीटा यानी कि E बच गया बच्चों, इसका क्या बच गया? E। और E निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। बच्चों क्या है? 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है, अभी थीटा की वैल्यू कौन सी है इसके अंदर? थीटा की वैल्यू है ये भाई, क्या है? कॉस थीटा। सॉरी, थीटा की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पे 5 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कॉस 5। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ कॉस 5 मान लेता हूँ, कॉस 5। ठीक है, ये कॉस 5 है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे अगर आप, तो E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू जो है वो दोनों बराबर हैं बच्चों। क्या है? E1 और E2 की वैल्यू क्या है? बराबर है। E1 की वैल्यू ये है आपके पास और E2 की वैल्यू ये है। ठीक है, तो आपके पास अगर चेक करोगे तो E1 और E2 की वैल्यू दोनों बराबर हैं, तो ये E1 और E2 यानी कि E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 2E1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख दो भाई, E इज इक्वल टू 2E2 E1 का स्क्वायर प्लस ये भी यहाँ पे भी E1 मल्टीप्लाई E1 2E1 का स्क्वायर कॉस 5। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अभी आगे निकालो, आगे निकालेंगे तो हम देखते, चलिए निकालते हैं आगे। आगे निकालते हैं, आगे वैल्यू आएगी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2E1 स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे भी 2E1 स्क्वायर कॉमन है, दोनों बाहर निकाल लेंगे। 2E1 स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 प्लस कॉस 5। ठीक है, इसका पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों, ऐसा है कि यहाँ पे अगर वैल्यू देखोगे आप 5 की, तो ये देखो ये 5 है। क्या है? 5। क्या है बच्चों? 5 है, ये आपका 5 है। अगर आप देखोगे तो आपने एक 9th या 10th क्लास में एक छोटे बच्चे थे जब आप, तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जो कोई भी ट्रायंगल है उसका एक्सटर्नल एंगल है वो इक्वल होता है उसके इंटीरियर 2 एंगल के सम्स के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसका सम देखेंगे तो ये थीटा है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये थीटा है तो ये भी 2, तो ये थीटा।
ठीक है, और ये थीटा का प्लस दोनों का जोड़ गए तो 2 थीटा, ठीक है। तो ये पूरा एंगल किसके बराबर आ गया, 2 थीटा के बराबर आ गया बच्चों। तो फाई को क्या लिख सकते हैं हम, फाई इज इक्वल टू 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे cos E1 का 2E1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में 1 प्लस में cos 2 थीटा बच्चों, क्या है cos 2 थीटा। यहाँ से निकालेंगे आगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2E1 स्क्वायर, यहाँ से अंदर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा भाई, इसको पूरे को लिख देंगे cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ से, ठीक है। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2E1 cos थीटा, क्या बचेगा 2, यहाँ से 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 2 होता है, ठीक है। E1 स्क्वायर में से E1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा में से क्या आ जाएगा cos थीटा, ठीक है, ये आ गया। अगर आप देखोगे ये तो यहाँ पे क्या आया है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, E1 और E2 दोनों बराबर हैं, थीटा के एंगल भी बराबर, तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आ गया E2 cos थीटा आ गया, सीधी से 2E1 cos थीटा आ गया। आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पे E1 की वैल्यू पुट कर दो, E1 की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई KQ, ठीक है, और नीचे क्या है D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इंटू में है cos थीटा, भाई क्या है cos थीटा, ठीक है। तो आगे निकालते हैं, चलो इसको आगे सोल्व करोगे आप, जब आगे सोल्व करोगे तो cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए थीटा ये है, ठीक है। तो cos थीटा निकालने के लिए आपको क्या होता है cos थीटा PBP HHB, क्या है PBP HHB, यानी कि B अपॉन H, क्या है B अपॉन H, B आपके पास क्या है D है बच्चों, क्या है D, ठीक है। और ये क्या है आपके पास हाइपोटेन्यूज D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्या है बच्चों ये है। तो यह वैल्यू पुट करो 2 इंटू 2KQ इंटू D अपॉन D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मल्टीप्लाई D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे 2DQ, ये D क्या है बच्चों डाइपोल लेंथ है बच्चों, क्या है डाइपोल लेंथ का हाफ है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2DQ क्या है 2QD, या फिर इसको लिख सकते हैं P, जो कि हमारे पास होता है डाइपोल मोमेंट, क्या होता है डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है भाई डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के अंदर देखोगे आप तो देखो इसके अंदर क्या होता है भाई, डाइपोल मोमेंट के अंदर क्या होता है डाइपोल लेंथ मल्टीप्लाई, क्या है डाइपोल लेंथ मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहाँ पे डाइपोल लेंथ Q2D, अगर देखोगे ये D है और ये भी D है, क्या है ये भी D है और ये भी D है, अगर देखोगे इन दोनों को, अगर इस पूरे को देखोगे तो ये भी D है और ये भी D है, D प्लस D 2D, ठीक है। और ये क्या था यहाँ पे भी 2 और D है, मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्या है मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड क्या आपके पास Q है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा डाइपोल मोमेंट, इसको क्या लिख दोगे भाई आगे KP अपॉन, इसको नीचे वाले को लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं हम, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो इसको कंबाइन कर सकते क्या लिख सकते हैं एस D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल क्यूब, होल की क्या है भाई 3/2 पावर, ठीक है, ये होगा। अगर बच्चों देखो तो आपके पास ये आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों ये जो D है, क्या है D है, इस R के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा हो, क्या हो बहुत ज़्यादा छोटा, या जो R है वो मच ग्रेटर देन हो किसके D से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो क्या वैल्यू आएगी, यानी कि जो डाइपोल लेंथ है इस R के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा छोटी हो, तो आपको ये इसका रिजल्ट आ जाएगा KP अपॉन R क्यूब, क्या आ जाएगा बच्चों KP अपॉन R क्यूब, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे क्या है D स्क्वायर है, D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी दोनों बराबर आ जाएंगे, R स्क्वायर के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि D को ऐड करेंगे तो नेग्लिजिबल फर्क पड़ना है, ठीक है। R स्क्वायर का कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बच गई कितने R की 3, ये वैल्यू आ गई। तो आपके पास E की वैल्यू क्या आ गई, ये E इज इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब, क्या है भाई E इज इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब। अगर बच्चों फिर से देखते हैं, चलिए E की वैल्यू क्या है अपने पास, E की वैल्यू है KP अपॉन R क्यूब, ठीक है। ये किसके लिए है इक्वेटोरियल के लिए है बच्चों, क्या है इक्वेटोरियल के लिए, और आपके लिए एक्सियल के लिए क्या आई थी 2KP अपॉन
आर क्यूब, क्या आई थी 2kp/r³। इधर से दोनों में रिलेशन देखो क्या है, इसको हम देखो 2kp/r³ को क्या लिखते हैं, इक्वेटोरियल। तो ये आपका ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 में ई इक्वेटोरियल। तो ये आपका रिलेशन आ गया। आपसे पूछ लीजिए कोई कि भाई इक्वेटोरियल और एक्सियल में रिलेशन बताओ, तो आपने क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू kp/r³। ठीक है, और ए एक्सियल का हमने पिछली वीडियो में निकाल लिया था। ठीक है, तो ये और इसका रिलेशन भी हमने बता दिया है। ठीक, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया हो हम इस टॉपिक को, तो आज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।